तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड सेटल डाउन होता है वो आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है। चेंज इन कलर, इसका मतलब क्या है सर कि सर केमिकल रिएक्शन में चेंजेज इन स्टेट भी होता है, यानी कि सर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और तब रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संवेदनम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर। तो बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसमें चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके बाद हमने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस देखा था और हमने ये बताया था कि केमिकल चेंजेस जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस को लीड करता है। इसका मतलब कि केमिकल चेंज हुआ, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने केमिकल रिएक्शंस के डेफिनेशंस के बारे में देखा था और उसमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, इन सभी की चर्चा हम लोगों ने करा था। अब बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ये होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बच्चों सिंपल सा है आइडेंटिफिकेशन कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो बच्चे कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होते हैं, जब रिएक्शंस होती है तो वहाँ पर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के आधार पर हम ये बताते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा जो टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस का। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उस केमिकल रिएक्शंस में आपके कोई ना कोई गैस रिलीज होती है। गैसेस हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो ये सब गैसेस हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। तो इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शंस हुआ है, तभी ये गैसेस रिलीज हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे बेसिक इक्वेशन है जिसमें हम बात करेंगे कि एक रिएक्शन है जो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हुआ है। तो पहला आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक सेटअप तैयार है। इस सेटअप में हमने कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेनुल्स को लिया है, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया है। दिस इज द मेरा ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि जैसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक में ऐड किया है, यहाँ पर कुछ गैस बबल्स फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। जब ये गैस बबल्स फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, जब ये गैस बबल्स फॉर्म होता है तो इस गैस बबल्स को हम डिलीवरी ट्यूब के मदद से क्या करते हैं कि इसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके पास एक बर्न मैच स्टिक ले जाते हैं, और जो मैच स्टिक होता है जैसे ही गैस को रिलीज किया जाता है ये मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। और इस एक्टिविटी को हम बार बार करते हैं। हर बार कोई दूसरा मेटल को लेते हैं, एसिड को लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं और हर बार हमें यही पॉप साउंड सुनाई देती है। तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो अगर यहाँ पर कोई गैस रिलीज हुई है तो यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है इसका मतलब गैस रिलीज हुई है। अब वो गैस कौन सा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यह मेरा पहला प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं पॉप साउंड टेस्ट, और पॉप साउंड टेस्ट में हम हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करते हैं। और भी गैसेज है जिसकी आइडेंटिफिकेशन हम आगे देखेंगे, आगे की रिएक्शंस में देखेंगे, बट हमारा कंसर्न अभी हाइड्रोजन गैस तक ही है। तो बच्चों आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं इसको थोड़ा लिख करके बताता हूँ कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों कि अगर मैं जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करूँगा तो जिंक क्लोराइड के साथ साथ मेरा हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा।
अगर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ थोड़ा सा, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जिंक जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्वस फॉर्म में लिया है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ये रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब यूँ समझिए आप कि जो जिंक है ना वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। रीजन क्या है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इस एसिड से जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और क्लोरीन के साथ मिल करके ये जिंक क्लोराइड बनाता है, और जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो गैस के फॉर्म में वो आपके रिएक्शन से बाहर चला जाता है। तो बच्चों इस रिएक्शन से, ये रिएक्शन आपको बताता है कि यस इवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे होता है। अगर मैं इसकी जगह, जिंक की जगह कोई और मेटल लेता हूँ, तो मैं सेम रिएक्शंस, मैं दूसरा एसिड लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने, तो यहाँ पर बच्चों सेम गैस रिलीज होती है। वाई? बिकॉज जो हाइड्रोजन है हमारा वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से भी। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इसके सॉल्ट से रिप्लेस करता है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और प्लस में मैग्नीशियम सल्फेट बनता है जो कि एक सॉल्ट है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि हाँ, केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो गैसेस रिलीज होती है। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, और होगा क्यों नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतना अच्छा जो मैं बता रहा हूँ। तो चलिए बच्चों हम दूसरा ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों बिल्कुल मेरा दूसरा पॉइंट है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट ये क्या होता है, हमने तो नाम सुना नहीं, मैंने तो सुनवाया ना, हमने बताया ना कि प्रेसिपिटेट क्या है। तो देखिए हमने बताया कि प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट ये है कि ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं दो सॉल्यूशन को एक साथ ऐड करूं, होता क्या है वहां पर कि कोई इनसॉल्युबल सॉलिड आपके सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं, या यूं कहें कि वो जिस कंटेनर में हमने रिएक्शन करवा रखा है उसके बॉटम में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड आ करके सेटल डाउन हो जाता है। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड सेटल डाउन होता है वो आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में चलेंगे। मेरा मकसद यहाँ पर ये बताना है कि अगर किसी भी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, अगर मैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख कर बताता हूं। अगर मैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, अगर मैं सोडियम नाइट्रेट, ओके, सिल्वर नाइट्रेट लेता हूं, तो होगा क्या बच्चों, यहां पर हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो सिल्वर क्लोराइड का होता है और प्लस में सोडियम नाइट्रेट का होता है। तो सर यहां पर हुआ क्या, तो मैंने कहा कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर कुछ क्लाउडनेस दिखाई देता है। एक क्लाउडनेस कुछ और नहीं, ये प्रेसिपिटेट ही है, ये सॉलिड AgCl है, सॉलिड सिल्वर क्लोराइड है, जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में स्टेज 2 में नीचे आ गया है, सेटल डाउन हो गया है। और जो लिक्विड आपका क्या होता है कि इस प्रेसिपिटेट से ऊपर होता है, उसको हम सुपरनेट बोलते हैं। इसका मतलब लिक्विड ऑफ सोडियम एंड नाइट्रेट आयंस। तो बच्चों ध्यान देना है यहाँ पर
मैं क्या बताने जा रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड हुआ है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हुआ है और साथ में क्या बना है, सोडियम नाइट्रेट। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि यस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये प्रोडक्ट हमें बताता है, ये AgCl बताता है कि हाँ रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज था जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं या आप कह सकते हैं यस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो चलते हैं बच्चों, हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बात करेंगे चेंज इन कलर। मतलब सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है सर, आपने बताया सर गैस इवॉल्व होता है सर, हाँ सर प्रेसिपिटेट भी इवॉल्व होता है, हाँ कलर में चेंजिंग भी आएगा। यानी कि हर रिएक्शन की अपनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है। हर रिएक्शन में गैस इवॉल्व नहीं होता है, हर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है, हर रिएक्शन में चेंज इन कलर नहीं होता है। तो हर रिएक्शन की अपनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये ऐसा मत लगाइएगा कि सर सारे रिएक्शन में गैस रिलीज होगा, ऐसा नहीं है। सारे रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ऐसा नहीं है। हर रिएक्शन की अपनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होती है। तो चलते हैं हम लोग, हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं कि चेंज इन कलर। कलर में चेंज का मतलब क्या है सर, कि एक रिएक्शन हम सब करवाते हैं सिट्रिक एसिड, नींबू में जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड नेचर में वीक होता है। इनकी चर्चा हम आगे एसिड बेस और सॉल्ट्स में करेंगे। सर हमने सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट में ऐड किया। सर ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है सर, ये केमिकल है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। ये पोटेशियम परमैंगनेट कहता है कि जब मैं पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेता हूं और पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है सर वो पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है सर, ये पर्पल कलर का होता है। जब मैं इस पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में जब सिट्रिक एसिड ऐड करता हूं तो धीरे धीरे होता क्या है कि इस Mn2+ यानी कि मैंगनीज पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। तो सर पहले कितना चार्ज था, तो बच्चों यहां पर +7, यानी कि अगर मैं बात करूं मैंगनीज पर पहले +7 था, अब कितना हो गया है सर, अब +2 हो गया है। तो ड्यू टू चार्ज डिफरेंस ये जो पोटेशियम परमैंगनेट जो कि कलर था अब पर्पल कलर का था, अब ये कलरलेस हो गया है। और साथ में सर बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसमें आप बता सकते हैं कि रिएक्शन अगर होता है तो क्या कलर में भी चेंजेज आती है। तो हाँ कलर में चेंजेज आया है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेज हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो रिएक्शन नहीं हुआ है। मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूं जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हर लोग देता है, मैं भी देता हूं, मैं भी बताता हूं कि ऐसा है कि अगर मैं क्या करूं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उस कॉपर सल्फेट में अगर मैं आयरन नेल को डालता हूं, होगा क्या सर, होगा क्या, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, होगा क्या कि ये जो फेरस है, आयरन है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो सर इससे क्या हुआ क्या, हमको क्या मतलब है डिस्प्लेस करे या ना करे, मतलब है क्या मतलब है सर, तो देखिए यहां पर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये कलर में अभी ये ब्लू था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू था कलर में। जैसे ही हमने इसमें आयरन ऐड किया, हुआ यूं कि फॉर्मेशन किसका हुआ, फेरस सल्फेट का, और फिर सल्फेट की फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो गया और ये कॉपर जो है वो रेड ब्राउन कलर की हो गया। तो होता क्या है इस रिएक्शन के दौरान कि इस आयरन नेल पर ये कॉपर लाइब्रेट हो जाता है। तो बच्चों यहां ध्यान देना है कि ये पहले कोई और रिएक्टेंट था,
अब कुछ और प्रोडक्ट बना है। पहले कलर कुछ और था, अब कलर कुछ और है। मतलब कलर में चेंजेज आया है, और कलर में चेंजेज आने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट कौन है आप बताइए? बिल्कुल सही, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड पॉइंट क्या है सर? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड क्या है सर? सर चेंज इन कलर है सर, चेंज इन कलर है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये तीन चीजों को, इन तीन फीचर्स को आप कहीं पे होता हुआ देखिएगा, तब वहां पर आप बोलिएगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो बच्चों ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। मेरा अगला प्रॉपर्टीज क्या है उसको ध्यान में देखते हुए हमारे पास क्या है? चेंज इन स्टेट। जलते दिए हमारे सामने है, प्रकाश आपके जीवन में लाएगा। ये दिया, ये जो मोमबत्ती है, मैंने गलत बोल दिया शायद, ये मोमबत्ती है, ये कैंडल है, ये बर्निंग कैंडल है। आपने जान रखा होगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में यहां पर कहता है कि चेंज इन स्टेट्स, हाँ बिल्कुल होता है। पहले सॉलिड था, वैक्स के फॉर्म में था, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में था, नाउ जैसे ही जला ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, फिर उसके बाद इवोपरेट होकर के ये गैसियस फॉर्म में चला गया। इसका मतलब क्या है सर? कि सर केमिकल रिएक्शन में चेंजेज इन स्टेट भी होता है। यानी कि सर सॉलिड है तो लिक्विड होगा, लिक्विड है तो गैस होगा। सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना, ये सभी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं। और इससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मैंने कल भी बताया था, सबसे सिंपल सा एग्जांपल है आपके नेचर में। क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन को, नेचर में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो कहता है कि भैया आप जो हैं वो गैस हैं, आप भी क्या हैं? गैस हैं। लेकिन जब हम दोनों मिलेंगे हमारा स्टेट चेंज हो जाएगा, हम लिक्विड हो जाएंगे। स्टेट में चेंजेस आया? बिल्कुल आया। कि क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। अभी मैंने क्या बताया था, यहां पर समझिए कि आयरन सॉलिड था, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में डाला, मैंने फेरस सल्फेट बनाया, ये भी एक्वस सॉल्यूशन बना। और ये सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि कॉपर अभी सॉल्यूशन फॉर्म में था सॉल्ट के साथ, लेकिन अब क्या हुआ, ये कॉपर सॉलिड के फॉर्म में इस आयरन नेल पर लाइब्रेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वहां पर स्टेट में भी चेंजेस देखा जा सकता है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एड ऑन मैंने 4 प्रॉपर्टीज बता दिए। हमारा सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है क्या नाम है इसका? बताया जाए। इसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या है? अगर रिएक्शंस होता है तो वहां पर टेम्परेचर में भी चेंजेस आती है। अब कैसे आएगी? याद कीजिए, कुछ और नहीं याद करना है, याद करना है जब मैंने पहला ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बताया जिसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं कोनिकल फ्लास्क लेता हूं और इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या रखा है? सल्फ्यूरिक एसिड रखा है। अब जैसे ही इस सल्फ्यूरिक एसिड में मैं जिंक ग्रेनुल्स को ऐड करूंगा, यहाँ पर रिएक्शंस होती है और बबल्स का फॉर्मेशन होता है। पर बच्चों अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं इस कोनिकल फ्लास्क को टच करूं तो ये पहले कोल्ड था रिएक्शंस के पहले, अब ये क्या हो चुका है? हॉट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन
जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया था तो सॉल्ट के साथ साथ जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी तो साथ में यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हुई है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर में चेंजेज आया है। तो डेफिनेशन क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर वैसा रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर में चेंजेस आता है, इस प्रकार को रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट क्या होता है? हीट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो गाइस यहां पर हमारा सबसे पहला पॉइंट था एक्सोथर्मिक के बारे में। एक्सोथर्मिक में होता क्या है कि जो रिएक्टेंट्स होता है, ठीक है, रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ वो हीट भी रिलीज करते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ये मीथेन गैस है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और प्लस में बच्चों हीट रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है आपका, इस रिएक्शंस को मैं क्या बोलूँगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंजेस आता है। तो ये पहला पॉइंट था जिसमें हम चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे थे। एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर कार्बन को ऑक्सीडेशन जब कराइएगा कार्बन का, तब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस में यहाँ पर हीट रिलीज होती है। तो ये भी रिएक्शंस जो है ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। ओके, तो इन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जिसमें पहला था चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर किस प्रकार से? तो रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होगा। इसका जस्ट रिवर्स, उल्टा जो प्रोसेस है हमारा, जिसमें हीट रिलीज नहीं, हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। उसको मैं क्या बोलता हूं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या होगा सर एग्जाम्पल? अगर बच्चों ध्यान के लिए याद कीजिए कि अगर मैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्या करता हूं? ऐड करता हूं। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होता है? इस रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए, रिएक्शंस को होने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। और हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है बच्चों? यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो क्यों रहा है? आपको ये पता होना चाहिए। आई थिंक ये नहीं होगा पता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। क्या नहीं पढ़ा है? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि बॉन्डिंग नहीं पढ़ा। तो बच्चों इतना मैं बताता हूँ कि जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन में काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा हीट देना पड़ता है, या यूँ कहें हीट देना पड़ता है, ताकि ये नाइट्रोजन जो हो जाए वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर जाए और मेरा ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस रिएक्शंस में बच्चों देखने को मिलता है कि डिफरेंस क्या है, समझिएगा कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो जब एक्सोथर्मिक होता है तो हम प्रोडक्ट की साइड में प्लस हीट करके इसका इसका हम फीचर्स को बढ़ा देते हैं। इस रिएक्शन की प्रॉपर्टी फीचर्स बढ़ा दिया हमने, ये एनहांस कर दिया इसकी उपयोगिता को कि हाँ भैया अगर ये प्लस हीट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने इस केमिकल रिएक्शंस को और उपयोगी बना दिया और ये यूजफुल हो गया हमारे लिए, क्योंकि ऐसे देखने से थोड़ी पता चलेगा कि हीट रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हर समय हम तो प्रैक्टिकल नहीं करते फिरेंगे, हमें तो पढ़ना ऑन पेपर ही है। तो इसीलिए रिप्रोडक्ट की तरफ कभी भी जब प्लस हीट लिखा हो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सोथर्मिक है। अगर कभी रिएक्टेंट की तरफ प्लस हीट लिखा हो इसका मतलब क्या है? वो एंडोथर्मिक है। इसमें और भी एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसमें रेस्पिरेशन की बात करते हैं। जो रेस्पिरेशन है आपका, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपने पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस के बारे में भी, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है।
देखते हैं कैसे हैं हम बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शंस आपके नेचर में हो रहा है। तो ये 5 ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे सिंबॉलिक और फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम हर जगह केमिकल रिएक्शंस में हर एलिमेंट के नेम को नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिखेंगे तो हमारे पास हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, हमें स्पेलिंग करना पड़ेगा उसके बाद क्या होता है, हमारे पेन पेपर का यूज़ ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जब हम केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? हमें वर्ड इक्वेशन पे नहीं जाना है, हमें उसके सिंबॉलिक और फॉर्मूला को यूज करके उसको शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ाई पर फोकस रखिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक्स करें।